हेलो फ्रेंड्स। बहुत दिनों बाद आज मैंने इंडियन मार्केट में थोड़ा साइजेबल इन्वेस्टमेंट किया और जैसे कि आप थंबनेल में देख सकते हैं कि मोदी जी के इस भाषण के बाद मैंने यहाँ क्यों निवेश किया, उसके ऊपर ही मैं आज का ये वीडियो है। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि 2-3 दिन पहले मोदी जी आए नवरात्रि शुरू होने के पहले और उन्होंने कहा कि भैया कल से आप लोग जो है वो बचत दिवस दिवस के रूप में जो है जो पैसे सेव हो रहे हैं आप लोगों के इनकम टैक्स और जीएसटी में जो हम लोगों ने छूट दी है उससे जाएं बाहर और नई नई चीजों को खरीदें। दोस्तों, जब प्रधानमंत्री किसी देश का बाहर निकल के किसी फेस्टिवल के पहले ये कहता है कि आप जो है वो खरीदारी कीजिए, स्वदेशी खरीदारी कीजिए, तो इसका अर्थ ये है कि कहीं ना कहीं कुछ इकोनॉमी में प्रॉब्लम है। दया, कुछ तो प्रॉब्लम है। तो ये यदि प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम यदि इकोनॉमी में है, तो उस प्रॉब्लम का मैं कैसे फायदा उठा सकता हूं इन्वेस्टमेंट में, और ये प्रॉब्लम जो है ये किस तरीके की प्रॉब्लम है, क्या है, ये भी थोड़ा समझने की जरूरत है। दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको फ्री कैश फ्लो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की 500 सबसे बड़ी जो कंपनीज है, NSE 500 कंपनीज, इसका बताया था। देखिए कि भाई यहाँ पे जो है किस तरीके से 9 लाख करोड़ से 16 लाख करोड़ FCF फ्री कैश फ्लो पिछले 3 सालों के अंदर में हो गया। यानी FY22 के आखिर में 9 लाख करोड़ के आसपास में था, जो बढ़ के FY24 में 16 लाख करोड़ के ऊपर चला गया। और फिर हमने ये बात की थी कि भाई ये फ्री कैश फ्लो क्यों बढ़ रहा है। फ्री कैश फ्लो बढ़ने का कारण ये है कि प्रॉफिट्स बढ़ रहे थे कंपनी के, पर वो नया इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे थे, नए केपेक्स नहीं कर रहे थे। तो जब नया केपेक्स नहीं करते, इसका मतलब ये है कि विश्वास नहीं है कंज्यूमर सेंटिमेंट्स के ऊपर में बहुत ज्यादा कंपनीज को, इसलिए वो नया निवेश नहीं कर रहे। मेरा पर्सनली ये मानना है कि हम लोग जो है वो अर्ली बियर फेज में आ गए। स्टॉक मार्केट का जो अर्ली बियर फेज है, बियर मतलब नीचे गिरना, बुल यानी ऊपर जाना, है ना। तो अर्ली बियर फेज में हम लोग एंटर कर चुके हैं, ऐसा मुझे लगता है। और इकोनॉमी में सब कुछ ठीक नहीं है, ये एक बहुत बड़ा कारण है कि देश के प्रधानमंत्री जो है वो निकल के आप लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप लोग निवेश कीजिए और इकोनॉमी में एक जान फूकिए, एक जान डालिए। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि हर चीज का साइकिल है। लाइफ भी एक साइकिल है। बच्चा छोटा रहता है, फिर जवान होता है, फिर बूढ़ा हो जाता है और फिर मर जाता है। तो जन्म से लेके आपकी मृत्यु तक एक लाइफ का साइकिल चलता है। ऐसी ही बिजनेस साइकिल है। हर बिजनेस के अपने अपने उतार और चढ़ाव हैं। इकोनॉमिक साइकिल है। जीडीपी जो है कभी ऊपर जाती है, कभी नीचे जाती है, फिर कभी ऊपर जाती है, फिर कभी नीचे जाती है। ये अपने पूरे फेज में जो है ये उतार और चढ़ाव जो एक साइकिल के रूप में बनता है, इसको इकोनॉमिक साइकिल बोलते हैं। ऐसे ही स्टॉक मार्केट का भी साइकिल है। और आपको यह पता होना चाहिए कि कौन से साइकिल में हमको कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट करना है। दोस्तों, ये जो मैक्रोवेव इन्वेस्टिंग है कि किस तरीके से इन्वेस्टमेंट एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में किया जाए, इसके ऊपर में मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा बहुत, क्योंकि वो काफी बड़ा वीडियो बनेगा। आज के विषय से हम थोड़ा भटक भी जाएंगे। तो आज के विषय में थोड़ा सा मैं उसका पुट डाल रहा हूं कि मैंने इस सेक्टर में या यहां क्यों निवेश किया है। दोस्तों, मैंने जैसा आपको बताया कि मुझे लग रहा है कि हम लोग अर्ली बियर फेज में एंटर कर रहे हैं। जिस तरीके से कॉमोडिटी के प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, आपने देखा सिल्वर कैसे ऊपर गया। सिल्वर ने आज एकदम मतलब सिल्वर वाज रॉकिंग। आज जो है 130 पार कर गया है सिल्वर, जो ETF जो मेरे पास में है। जब मैंने फर्स्ट टाइम वीडियो बनाया था रन अर्जेंटन रन, उस टाइम में 102 पे सिल्वर का ETF था। उसके बाद मैंने एक और वीडियो बनाया 3 हफ्ते पहले। उस टाइम में सिल्वर का ETF 113 रुपए पे था। आज वही सिल्वर का ETF 130 रुपए क्रॉस कर गया है। तो आप सोचिए 3 हफ्ते में 113 से 130 यदि कॉमोडिटी जा रही है, सिल्वर जा रहा है, इसका मतलब है कि ग्लोबल इकोनॉमी में बहुत कुछ अच्छा नहीं हो रहा है और उसका रिपरकशन इंडियन इकोनॉमी पे अवश्य पड़ेगा।
तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमको ये पता होना चाहिए कि बिजनेस साइकिल और स्टॉक मार्केट साइकिल के हिसाब से हमको कैसे अपना इन्वेस्टमेंट करना है, उसी सिद्धांत को जो है आज मैंने यूज किया। मैंने आपको ये भी बताया कि मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग अर्ली बियर फेज में हैं। ये एक बहुत पहले मैंने नोट बनाया था जिसके साथ मैं आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूं, और इसी के तर्ज पे मैंने आज इन्वेस्टमेंट किया है। क्या नोट था? वंस द बिजनेस साइकिल हैज हिट इट्स पीक and the stock market moves into early bear territory, it is usually time for your investment to rotate into consumer staples. इसका मतलब क्या हुआ, हिंदी में बता देता हूं। जब भी ऐसा लगता है कि बिजनेस साइकिल जो है वो अपने पीक पे चला गया है और ऐसा लगता है कि स्टॉक मार्केट का साइकिल अर्ली रिसेशन में आ रहा है, तब वो बेस्ट टाइम रहता है जब आप डिफेंसिव स्टॉक्स में घुसो। डिफेंसिव स्टॉक्स का मतलब ये नहीं है कि डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स। डिफेंसिव स्टॉक्स का अर्थ है कि यदि इकोनॉमी धराशायी भी हुई, यदि इकोनॉमी में रिसेशन भी आया, तो किस तरीके के स्टॉक्स, किस तरीके के सेक्टर्स में हम पैसे डालें कि हमारे पैसे जो हैं वो उसमें मतलब गिरावट ना आए, हमारे इन्वेस्टमेंट में गिरावट ना आए। तो जब कभी भी रिसेशन की उम्मीद होती है, जब कभी भी लगता है कि बिजनेस साइकिल पीक पे चला गया, मैंने आपको बताया कि कंपनीज को बहुत मुश्किल हो रही है अपने प्रोडक्ट्स बेचने में। यही कारण है कि देश के प्रधानमंत्री को जो है वो आके बोलना पड़ रहा है कंज्यूमर्स को कि आप जो है वो माल खरीदिए, कंज्यूम कीजिए, उपभोग कीजिए। मैंने आपको बचत दी है जीएसटी और इनकम टैक्स के स्लैब्स में छूट देके, तो आप ये जो पैसे आपके बच रहे हैं, इस बचत को कंजम्पशन में जो है वो कन्वर्ट कीजिए। तो लोग जब खरीदेंगे, ऑफ कोर्स जब लोगों के जेब में 5,000, 10,000, 15,000 रुपए बचेंगे, तो इससे कोई वो हॉलीडे मनाने तो नहीं चले जाएंगे। हाँ, जिनके जेब में 2 लाख 2.5 लाख बच रहे हैं, जो अपर स्टाटा वाले हैं, उनकी बात अलग है। पर जो कम जिनके जेब में पैसे बचने वाले हैं, वो क्या करने वाले हैं? वो खान पान में, फूड एंड बेवरेजेस, उपभोग में जो है उसमें पैसा डालेंगे। तो हालांकि मुझे लग नहीं रहा कि मोदी जी के इन स्लैब्स में जो छूट है इससे कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है, परंतु एक थीसिस ये मानो कि यदि फर्क पड़ता भी है तो उससे मैं क्यों मतलब जो है मैं उसका क्यों नहीं फायदा उठाऊं। मेरे जो पॉलिटिकल थिंकिंग है वो अलग लेवल पे है, बट इन्वेस्टमेंट में पॉलिटिकल आइडियोलॉजी बीच में नहीं आने देना चाहिए। चाइना को मैं एक दुश्मन राष्ट्र मानता हूं, पर आप सभी को मालूम है कि मैं चाइनीज टेक्नोलॉजी पे हेविली बुलिश हूं, और मैंने इसके ऊपर में 1-2 वीडियो भी बनाए हैं। मैंने बताया है कि मैंने कहा, मतलब मेरे इन्वेस्टमेंट का कल तक 90% इन्वेस्टमेंट जो था सिर्फ 2 ही जगहों पे था, एक था सिल्वर और दूसरा चाइनीज टेक। आज जो है चूंकि मैंने नया इन्वेस्टमेंट किया है जिसके ऊपर मैं आज ये वीडियो बना रहा हूं, तो वो 80% से थोड़ा नीचे घट के मतलब थोड़ा नीचे आ गया है। तो दोस्तों, मैंने कहा इन्वेस्टमेंट किया है? मैंने इन्वेस्टमेंट किया है कंजम्पशन ईटीएफ में, निफ्टी कंजम्पशन ईटीएफ में मैंने इन्वेस्टमेंट किया है। मैंने कौन सा कंजम्पशन का ईटीएफ खरीदा 50 है मार्केट में, मैंने कौन सा खरीदा है, ये आप लोग मुझे मैसेज देके पूछ सकते हैं 9860317209 पे। ऐसा ना लगे कि मैं किसी ईटीएफ का या किसी कंपनी का प्रचार कर रहा हूं, इसलिए मैं बोलना नहीं चाह रहा हूं। आप लोग कोई भी यदि खरीदना चाहे तो खरीद सकते हैं, आप लोगों की इच्छा है। मैंने खरीदा और मैंने क्यों खरीदा है उसके ऊपर मैं ये प्रोग्राम बना रहा हूं। ये आप लोगों के लिए कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। आप लोग अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से बात कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा, उसके बाद ही कोई डिसीजन लीजिएगा। मैंने क्यों कंजम्पशन निफ्टी कंजम्पशन ईटीएफ में पैसे डाले हैं, एक मैं चीज आप लोग की पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे देना चाहता हूं। बहुत सारे लोगों ने मुझे फोन करके पूछा कि मैं स्टॉक में ना डाल के ईटीएफ में क्यों पैसे डाल रहा हूं। दोस्तों, इसके कई कारण हैं। फिर कईयों ने यह भी पूछा कि मैं म्यूचुअल फंड्स में क्यों नहीं डाल रहा, मैं ईटीएफ में क्यों डाल रहा हूं। तो चलो आज मैं वो भी आपको बता देता हूं क्यों ऐसा कर रहा हूं। इसका कारण देखिए, म्यूचुअल फंड का तो सीधा सीधा कारण है कि ईटीएफ जो है वो चीपर है, म्यूचुअल फंड महंगे रहते हैं। महंगे यानी उसका जो एंट्री लोड है म्यूचुअल फंड का वो 0.5% से लेके 1.75% तक भी जाता है कई जगहों पे।
ETF जो है 0.2% में 0.3% में मिल जाता है, बहुत ही सस्ता है इन कंपैरिजन विथ म्यूचुअल फंड। तो ये एक रीजन है कि एंट्री लोड जो है म्यूचुअल फंड में बहुत ज्यादा है। ETF आप दिन भर खरीद फरोख्त कर सकते हो, खरीद सकते हो, बेच सकते हो, खरीद सकते हो, बेच सकते हो। उसके प्राइजेस जो है वो एक्सचेंज पे ट्रेड होते हैं, तो आपको दिखते रहते हैं। म्यूचुअल फंड जो है वो दिन में एक बार अपने प्राइस को जो है अपने जो है उसको वैल्यू को जो है वो अपडेट करता है। तो और भी कई रीजंस है, बट ये दो मुख्यतः मेनली जो है वो कॉस्ट है। दूसरा, स्टॉक्स क्यों नहीं खरीद रहा, ETF में क्यों मैं पैसे डाल रहा हूं? मैं देखिए, अगर मुझे मान लीजिए जैसे कंजम्पशन है, अब कंजम्पशन में मुझे मान लीजिए टाइटन भी खरीदना है, मुझे लग रहा है कि भाई ट्रैवलिंग सीजन आ रहा है तो एयरलाइन के भी जो है चांदी होने वाली है, तो मुझे इंडिगो भी खरीदना है। ठीक है, फेस्टिवल सीजन आ रहा है तो मुझे वॉच भी खरीदना है, टाइटन भी खरीदना है। मुझे साथ ही ये भी लग रहा है कि लोग जो है घरों की पुताई उताई कराते हैं दिवाली के पहले, तो मुझे एशियन पेंट्स भी खरीदना है। तो मैं ये 3-4 अलग अलग क्यों लुक खरीदूं? ऊपर से मुझे ये लग रहा है कि अब जो है हम अर्ली बियर फेज में आ गए हैं, तो स्टेपल्स जो हैं, ठीक है, वो चलेंगे। तो स्टेपल्स के लिए जो है, कंज्यूमर स्टेपल्स के लिए मुझे ITC भी खरीदना है। तो मैं 4-5 अलग अलग स्टॉक्स में अपना जो है वो खरीदने जाऊं, इससे तो अच्छा ये है कि मैं कोई एक ऐसा प्रोडक्ट खरीदूं जो मुझे ये सारे स्टॉक्स के अंदर में जो है वो एक्सपोजर दे दे थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो इसीलिए मैं ETF खरीदता हूं, क्योंकि ETF मेरे को एक्सपोजर दे देता है। एक ही बार में 8-10 बड़ी बड़ी कंपनीज जो मैं चाहता हूं उसके अंदर में मुझे जो है एक्सपोजर मिल जाता है। तो मैंने आज दोस्तों निफ्टी कंजम्पशन ETF में पैसे डाले। कल ही मेरे अकाउंट में मेरे प्रोविडेंट फंड के पैसे, जो फॉर्च्यून में 4 साल काम किया था, तो उसके कुछ 5 लाख के थोड़े से ज्यादा पैसे आए, 5 लाख रुपए से ज्यादा। तो मैं सोचा इसको FD करने से अच्छा है कि मैं इसको किस तरीके से जो मोदी जी ने भाषण दिया है उसमें उस भाषण का फायदा उठाते हुए जो है मैं इसको कहाँ निवेश करूं। तो मैंने 2 जगह निवेश किया। एक जगह ये कंजम्पशन ETF जो मैंने बताया, दूसरी जगह कहाँ इन्वेस्टमेंट किया उसके ऊपर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जल्दी। तो तब मैं जब तब उस वीडियो में मैं जो आज दूसरा इन्वेस्टमेंट किया उसके बारे में खुलासा करूंगा। तो ये कंजम्पशन ETF जो है, इसके लेने का मेन रीजन दोस्तों ये है कि कंज्यूमर स्टेपल्स जो है, ये किसी भी अर्ली बियर फेज में सबसे ज्यादा यदि कोई स्टॉक मजबूती के साथ में खड़ा रहता है, कोई सेक्टर मजबूती के साथ में खड़ा रहता है, तो वो है कंज्यूमर स्टेपल्स के स्टॉक, कंज्यूमर स्टेपल सेक्टर। ठीक है, तो इंडिया में आपको मालूम है ITC सबसे बड़ी है कंज्यूमर स्टेपल्स में। तो उसके अंदर में अगर मुझे एक्सपोजर चाहिए तो मुझे कोई एक ऐसा ETF लेना होगा जिसका भारी एक्सपोजर है ITC में। ठीक है, साथ ही मैंने आपको बताया फेस्टिवल सीजन चल रहे हैं, लोग घरों की पुताई कराएंगे तो एशियन पेंट्स अच्छा है, लोग ट्रैवलिंग करेंगे, दुर्गा पूजा की अभी दशहरे की छुट्टियां लगेगी तो इंडिगो भी लेना है। तो ऐसा कोई ETF चुनो जो ये 4-5-6 जो कंपनीज हैं बड़ी बड़ी, जिसपे मुझे लग रहा है कि अलग अलग से मतलब जिसपे उछाल आ सकता है थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट के बाद, दिसंबर के रिजल्ट जब आएंगे तब। ये कोई अभी के लिए नहीं, 1-2 महीने के हिसाब से मैंने इन्वेस्टमेंट नहीं किया, मैं कभी भी नहीं करता हूं। तो उसके हिसाब से मैंने वो नेक्स्ट 6-8 महीने के तौर पे सोचा है कि कैसे करना। अभी देखिए हांगकांग टेक जब मैंने आप लोगों को बताया था, तब उस टाइम में 22.5 के आसपास में हांगकांग टेक चल रहा था। आज 28.5 चला गया है, लगभग 25% के आसपास तो सिर्फ हांगकांग टेक का रिटर्न दे रहा है 1 महीने के अंदर में, 1 महीने का। और ये मैंने सबके साथ में साझा किया, मुझे नहीं मालूम आप में से कितनों ने लिया कितनों ने नहीं लिया। ठीक है, सिल्वर 102 से मैं खरीदता आया हूं, 130 आज चला गया है। तो आज जब जो लोग इंडियन स्टॉक्स में पैसे डाल रहे हैं वो बैठे हुए हैं, मतलब स्टैग्नेंट उनको रिजल्ट मिल रहा है, कोई बहुत ज्यादा उछाल नहीं आया। मेरा पोर्टफोलियो 25% से लेके 30% के उछाल पे है। तो ये, और ये लास्ट 3 मंथ्स का अगर मैं देखूं, तो लास्ट 2 मंथ्स का देखूं तो चूंकि हांगकांग टेक मैंने लिया है तो ये और अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो खैर एनीवेज, तो कहने का अर्थ है, और आज मैंने कंजम्पशन लिया जो मैंने आप लोगों के साथ साझा किया। एक चीज आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा कि किसी भी स्टॉक का जो प्राइस है दोस्तों, ये कोई नहीं बताएगा आपको, इसलिए ध्यान से सुनिए। किसी भी स्टॉक का जो प्राइस है
वो कोई उस स्टॉक के, उस कंपनी के परफॉर्मेंस पे जो है 100% डिपेंडेंट नहीं रहता है। इनफैक्ट 50% से लेके जनरली 60-70% तक स्टॉक प्राइस का मूवमेंट जो है वो सेक्टर के एक्सपोजर यानी सेक्टर के मूवमेंट के ऊपर में डिपेंड करता है। तो आप बोलोगे अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सिंपली आपको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए ऑयल मार्केट है, तो अगर आपको मालूम है वर्ल्ड का ऑयल मार्केट जो है वो ओपेक, जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज जो हैं, जो गल्फ के कंट्रीज हैं बहुत सारे, है ना, फिर कोलंबिया भी उसका मेंबर है, रशिया बाहर से वो करता है, मेंबर नहीं है, ठीक है, ओपेक प्लस रशिया इसलिए बोला जाता है। तो ये जब डिसाइड करते हैं कि हमको अपना प्रोडक्शन कट करना है, तो क्या होता है, ऑयल के प्राइसेस ऊपर जाते हैं। भाई कम आप प्रोडक्शन करोगे, लोगों को तो ऑयल कंज्यूम करना है, गाड़ियां चलानी है, तो क्या होगा, प्रोडक्शन कम होगा तो प्राइसेस ऊपर जाएंगे। पहले नॉर्मली ऐसा ही होता था, अभी थोड़ा ओपेक का इफेक्ट कम हो गया है, बट पहले ऐसे ही होता था कि ओपेक ने अनाउंसमेंट किया कि मैं प्रोडक्शन कट कर रहा हूं, तो ऑयल के प्राइसेस ऊपर बढ़ जाते थे। तो ऑयल के प्राइसेस जब ऊपर बढ़ते हैं तो ऑयल के सेंसिटिव जितने भी सेक्टर्स हैं, जैसे ऑटोमोबाइल हो गया, जैसे एविएशन हो गया, एरोप्लेन्स, जैसे लॉजिस्टिक्स हो गया, यहां वहां मूवमेंट होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ये सारे के सारे कंपनीज के स्टॉक धड़ाम से नीचे गिरते हैं। ठीक है, इसी तरीके से जब कभी भी सीपीआई नंबर्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर्स ऊपर आते हैं, सीपीआई का इन्फ्लेशन बढ़ता है, तो हम ये देखते हैं लो इंटरेस्ट रिजीम। जैसे इंडिया में आज की डेट में लो इंटरेस्ट रिजीम है, मतलब यूजुअली इतने कम इंटरेस्ट रेट इंडिया में रहे नहीं, कोविड के बाद से जैसा हम देखते आए, इंडिया लो इंटरेस्ट रेट रिजीम में घूम रहा है आज की डेट में। ठीक है, लो इंटरेस्ट रेट रिजीम में अगर हाई इन्फ्लेशन नंबर कोट हो तो ये बैंकिंग स्टॉक्स तुरंत धराशायी होते हैं। ठीक है, अभी जो मई का महीने का मेरे ख्याल से जो सीपीआई का नंबर था वो था 2.88%, बहुत लो है कंजम्पशन, सॉरी सीपीआई। बट जब हमने हमेशा देखा कि जब भी फेस्टिव सीजन आता है, नवरात्रि शुरू हो गई है, तो नवरात्रि शुरू होते से ही फूड के प्राइसेस ऊपर बढ़ने शुरू हो जाते हैं। वैसे विंटर सेशन जैसे आता है तो ऑयल के, नेचुरल गैस के प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ने चालू हो जाते हैं। तो ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन जो है यह आने वाले दिनों में बढ़ेगा, नवंबर दिसंबर में, तो जनवरी फरवरी, तो जब ये इंटरनेशनल मार्केट में नेचुरल गैस, ऑयल के प्राइसेस बढ़ने की संभावना है, इंडिया के अंदर में फूड्स की, वेजिटेबल्स के प्राइसेस बढ़ने की संभावना है, तो ऐसे टाइम में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बढ़ना ही बढ़ना है। आज की डेट में बहुत छोटा है, तो एक नेगेटिव जो है वो सरप्राइज आ सकता है सीपीआई में, विच इज नॉट गुड फॉर बैंकिंग स्टॉक्स। आप बोलोगे कि भाई मैं नॉन सिक्लिकल स्टॉक, स्टेपल क्या है? स्टेपल्स जो है वो नॉन सिक्लिकल है। सिक्लिकल स्टॉक्स क्या है? बैंकिंग हो गया, ऑटो हो गया, ये सब सिक्लिकल स्टॉक्स हैं। तो आप बोलोगे मैं नॉन सिक्लिकल खरीद रहा हूं, सिक्लिकल क्यों नहीं खरीद रहा? अगर मुझे लग रहा है कि हम लोग अर्ली बियर फेज में आ गए हैं, तो इसका रीजन ये है कि मैं दूसरी तरफ ये भी फील कर रहा हूं कि सीपीआई नंबर शायद हो सकता है नेगेटिव सरप्राइज दे, यानी हायर साइड पे आए। तो उस चीज से बचने के लिए मैं बैंकिंग में नहीं जा रहा हूं। ठीक है, इसलिए मैंने बैंकिंग का ईटीएफ नहीं लिया, मैंने कंजम्पशन का लिया जिसमें नॉन स्टेपल्स के पोर्शन ज्यादा है। ठीक है, मतलब उसका वेटेज ज्यादा है। तो नॉन स्टेपल्स का वेटेज जहां ज्यादा है, और नॉन स्टेपल्स का वेटेज ज्यादा क्यों चाहिए? क्योंकि आपको मालूम है कि जब भी हम अर्ली स्लो डाउन महसूस करते हैं, तब सबसे ज्यादा जो अच्छा इन्वेस्टमेंट है वो माना जाता है स्टेपल्स में, खाना पीना कभी रुकेगा नहीं, और दूसरा हेल्थ केयर में। अब आप बोलोगे कि मैंने हेल्थ केयर में क्यों नहीं डाला? उसका भी रीजन है। इंडिया में जितने भी आप हेल्थ केयर के म्यूचुअल फंड या ईटीएफ देखेंगे, उसमें कहीं ना कहीं फार्मा कंपनीज आ जाती हैं। मैं फार्मा कंपनीज पे अमेरिका के कारण बिल्कुल बुलिश नहीं। कल को पता नहीं अमेरिका क्या जेनरिक ड्रग्स के ऊपर में कुछ रूल लेके आ जाए कि हम टैरिफ इंडियन फार्मा कंपनीज पे लगा रहे हैं 50%, 100%, 150, पता नहीं जो भी लगा दें, तो हम क्या करेंगे? हेल्थ केयर डिफेंसिव सेक्टर है, बट अगर अमेरिका ने कुछ भी ऐसा अनाउंसमेंट किया तो वो भयानक रूप से जो है वो प्रेशर ला सकता है फार्मा कंपनीज के ऊपर में। तो इसलिए फार्मा की तरफ भी मैंने ध्यान नहीं दिया। हाँ, अगर आप ये बोलो कि हॉस्पिटल्स, हेल्थ केयर में एक फार्मा बड़ा है, हॉस्पिटल्स है, हॉस्पिटल्स ठीक है, सदाबहार है, लोग बीमार होंगे, एडमिट होंगे,
परंतु हॉस्पिटल्स में प्रॉब्लम यह है कि जब इकोनॉमी डावाडोल होने लगती है, जैसा कि मुझे अभी लग रहा है, ठीक है, अगर प्रधानमंत्री आके भाषण दे रहा है, इसका मतलब इकोनॉमी के साथ कि आप लोग खरीदारी करो, इसका मतलब है कि इकोनॉमी के साथ सब कुछ अच्छा नहीं है, कुछ तो दिक्कत है दया। तो ऐसे तरफ में हॉस्पिटल्स को भी चाहे ना चाहे अपने रेट्स कम करने पड़ेंगे, ठीक है। और आज की डेट में आप देख रहे हो कि अधिकतर जितने भी बड़े बड़े हॉस्पिटल चेन्स हैं, इन सब में बड़ी बड़ी प्राइवेट इक्विटी फर्म्स का इन्वेस्टमेंट है। इस पे मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो बनने वाला है, ठीक है। तो ये जो है, इसलिए मैं हॉस्पिटल या फार्मा की तरफ नहीं जा रहा हूं, हेल्थ केयर की तरफ नहीं जा रहा हूं, क्योंकि इसमें मुझे डर है कि यूएसए का कोई डिसीजन आ गया तो चोट पहुंच सकती है पोर्टफोलियो पे। दूसरा ये कि इकोनॉमी नीचे जा रही है तो इनका प्राइसिंग पावर जो है वो घट सकता है आने वाले दिनों में। हॉस्पिटल्स का बढ़ाएंगे तो लोग जाएंगे नहीं, लोग आजू बाजू छोटे छोटे दवाखानों में जाएंगे, तो इनको कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं होने वाला, ठीक है। अब दोस्तों, मैंने जैसा कि आपको बताया कि 50 से 80% जो मूवमेंट है ये बेसिकली सेक्टर स्पेसिफिक रहता है। इस चीज को आप हमेशा ध्यान रखिएगा। और फूड और हेल्थ केयर जो है ये नॉन सिक्लिकल स्टॉक्स हैं, ये किसी भी अर्ली फेज ऑफ रिसेशन में बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं। बहुत लोग बोलेंगे कि ये पागल हो गया है, इंडिया में सोच रहा है कि अर्ली फेज रिसेशन है, ठीक है, मतलब मैं हो सकता हूं कि गलत हूं, ठीक है, पर जिस तरीके से कॉमोडिटी के प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, जिस तरीके से स्टॉक मार्केट ऊपर है, जिस तरीके से मैं देख रहा हूं कि कॉर्पोरेट्स जो हैं वो नया इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। कॉर्पोरेट्स यदि इन्वेस्टमेंट करते तो बात अलग थी, पर कॉर्पोरेट्स इन्वेस्टमेंट एक तरफ नहीं कर रहे हैं, दूसरी तरफ सरकार जो है वो अपने आय के साधन, यानी जो उनका सबसे मुख्य आय का साधन है, स्रोत है, यानी कि जीएसटी, उसमें कटौती कर रहा है। तो इसका मतलब है कि एक तरफ कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, दूसरी तरफ सरकार टैक्सेस में रियायतें दे रही है, कम कर रही है। इसका मतलब है कि इकोनॉमी ठीक नहीं है, इसका मतलब है कि इकोनॉमी रिसेशन में जा सकती है या स्लो डाउन में जा सकती है। यदि स्लो डाउन और रिसेशन में गई तो बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जो मुझे सामने नजर आता है वो है कंज्यूमर नॉन स्टेपल्स, और उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने कंज्यूमर नॉन स्टेपल्स का ईटीएफ लिया है। मेरे ख्याल से दोस्तों मैं बहुत हद तक शायद आप लोगों को समझा पाने में सफल रहा होऊंगा। यदि सफल रहा होऊंगा तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, दोस्तों के साथ जो है इसको आप साझा कीजिएगा। सब्सक्राइबर नंबर्स बढ़ाने हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बात पहुंचे, वीडियोस पहुंचे, तो हो सकता है उनका भी ज्ञान बढ़े। दोस्तों, ये किसी भी तरीके से कोई भी स्टॉक या सेक्टर का मैंने आप लोगों को खरीदारी के लिए ये वीडियो नहीं बनाया। मैंने इन्वेस्टमेंट किया है, मैंने क्यों इन्वेस्टमेंट किया है, उसके पीछे क्या लॉजिक है, मैं सिर्फ वो आप लोगों को समझाना चाहता था। मैंने साइजेबल अमाउंट ऑफ पैसा डाला है, इसके लिए मैंने आपको बताया कि मैंने क्यों यहां इन्वेस्टमेंट किया है। मेरा ये बताने का मकसद बिल्कुल नहीं है कि आप भी यही खरीदें, ठीक है, परंतु यदि आप में से कुछ खरीदने के लिए इच्छुक हो तो आप मेरे से ईटीएफ का नाम पूछ सकते हैं, मैं आपको भेज दूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स, होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। बाय, गुड डे फ्रेंड्स।